हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो है ब्लड टेस्ट, जो हर कोई अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी रीज़न से करता ही है। आज के इस वीडियो में यहाँ पे दिखाई देने वाले सारे ब्लड टेस्ट को हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लड टेस्ट क्यों की जाती है। जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट को ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं तो डॉक्टर को ब्लड टेस्ट से पेशेंट की हेल्थ कंडीशन ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ये पता चलता है। जैसे कि कोलेस्टेरॉल, विटामिन की डेफिशिएंसी, ऑर्गन फेल्यूर, इन्फेक्शन, डायबिटीज़, कैंसर, ऐसे बहुत से हेल्थ कंडीशन की जानकारी ब्लड टेस्ट से मिल जाती है और इसके बाद डॉक्टर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्लड टेस्ट रिकमेंड करने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑर्गन कौन से, हार्ट, लीवर, किडनी, थायराइड, तो ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या फिर नहीं, ये हम ब्लड टेस्ट से जान सकते हैं। सेकेंड रीज़न है ब्लड टेस्ट से क्रोनिक डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज़, एड्स, इनकी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड वेदर द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन इज वर्किंग, मतलब अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को कोई दवाई दे रहा है तो वो दवाई प्रॉपरली काम कर रही है या फिर नहीं, ये भी ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट से ब्लड रिलेटेड डिसीज भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई हेल्थ इशू एट एन अर्ली स्टेज, मीन्स किसी भी डिसीज़ के अर्ली स्टेज में ही अगर डॉक्टर को डिसीज़ के बारे में पता चले तो अर्ली स्टेज में ही मेडिसिन से वो डिसीज़ क्योर हो सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट से पेशेंट की हेल्थ कंडीशन डॉक्टर जांच कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे दिखाई देने वाले सभी ब्लड टेस्ट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सीबीसी टेस्ट क्या होती है, दैट मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्या होती है। ये एक रूटीन ब्लड टेस्ट है। इस रूटीन ब्लड टेस्ट से ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट की लेवल पता की जाती है। जैसे कि ब्लड के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्राइन। तो इनकी लेवल हमारे बॉडी में क्या है, कम हुई है या बढ़ गई है या फिर नॉर्मल है, ये इस सीबीसी टेस्ट से पता किया जाता है। जैसे कि पहला ब्लड कंपोनेंट मैंने यहाँ दिया है रेड ब्लड सेल्स। इसका बेसिक फंक्शन होता है ये गैसेस को कैरी करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इनको पूरे बॉडी के तरफ ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाने का काम ये आरबीसी करते हैं। ठीक है, अब आरबीसीज का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए बॉडी में, तो अगर मेल है तो मेल में 4.1 टू 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर इतना रहेगा, और अगर फीमेल है, एडल्ट फीमेल है, तो उसमें 4.2 टू 5.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर इतना नॉर्मल रेंज रेड ब्लड सेल्स की रहेगी। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो ये हमारे फाइटर सेल्स होते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर इसकी नॉर्मल रेंज देखेंगे तो मेल में यहाँ पे दिया है और फीमेल में इतना रहेगा। वही अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है और इसकी भी नॉर्मल रेंज मेल में और फीमेल में क्या है यहाँ पे दे दी है। वैसे ही हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्राइन के भी नॉर्मल लेवल हमारे बॉडी में यहाँ पे मैंने दे दी है। ठीक है, अगर इन ब्लड कंपोनेंट में कुछ भी अगर एबनॉर्मेलिटी आती है तो पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर WBC काउंट बहुत ही ज़्यादा आता है, नॉर्मल रेंज से अगर WBC बहुत ज़्यादा आता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट के बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो ये एबनॉर्मेलिटी हुई। या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पेशेंट में हो सकती है, जैसे कि विटामिन B6 और विटामिन B12, या फिर एनीमिया। अगर RBC की नॉर्मल रेंज जो है उससे अगर RBC से बहुत ही ज़्यादा कम आता है, इसका मतलब क्या है, आयरन डेफिशिएंसी हुई है, तो इसका ही मतलब होता है एनीमिया हुआ है पेशेंट को। या फिर ब्लड कैंसर, क्लॉटिंग प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। तो ऐसे बेसिक इन सारे ब्लड कंपोनेंट की लेवल अगर हम पता करते हैं, अगर बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, तो इन सारे ब्लड टेस्ट से हमें पता चलेगा कि पेशेंट में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी हो चुकी है, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। तो ये हुई हमारी सीबीसी टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो रहेगी वो रहेगी BMP, दैट मीन्स बेसिक मेटाबॉलिक
पैनल्स। इस टेस्ट में ब्लड के 8 कंपोनेंट चेक किए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले बेसिक कंपोनेंट देखे थे, अब ब्लड में और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि है ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनाइन। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी जांच इस बीएमपी टेस्ट से की जाती है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट को मिनिमम 8 घंटों के लिए कुछ खाना नहीं होता है, तब इनसे ब्लड निकाला जाएगा और बीएमपी टेस्ट की जाएगी। इन कंपोनेंट्स में अगर एबनॉर्मेलिटी आती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ या फिर किडनी डिसऑर्डर है, या फिर पेशेंट में हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है। तो ये टेस्ट हमें बताएगी कि पेशेंट में पर्टिकुलर ये डिसीजेस होने के चांसेस हो सकते हैं इस बीएमपी टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे सीएमपी, दैट मीन्स कंप्रेसिव मेटाबॉलिक पैनल। ठीक है, इस टेस्ट में पेशेंट का टोटल प्रोटीन काउंट किया जाता है, जिसमें अल्ब्यूमिन लेवल चेक की जाती है। अब ये जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये लिवर के पास सिंथेसाइज होता है। ऑल्सो इसमें एएलपी, एएलटी और एएसटी ये भी एंजाइम्स जो है इसकी लेवल भी चेक की जाती है। तो सबसे पहला जो एएलपी है, एएलपी का लॉन्ग फॉर्म है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये भी कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? ये बोन्स और लिवर में प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा जो एंजाइम है वो है एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ये भी लिवर के पास दिखाई देगा। नेक्स्ट एंजाइम जो रहेगा वो रहेगा एएसटी, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ये भी लिवर के पास रहेगा और बॉडी के जो टिश्यूज है वहां पे ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स है अगर इनकी नॉर्मल लेवल जो है अगर इनसे वो ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी में एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है। नेक्स्ट जो सब्सटेंस यहाँ पे मैंने दिया है वो है बाइल्यूरुबिन। बाइल्यूरुबिन ये एक पिगमेंट होता है। जब हमारे बॉडी में जो आरबीसीज है, आरबीसीज दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स, तो जो रेड ब्लड सेल्स है इनकी एक लाइफ होती है, वो रहते हैं हमारे बॉडी में 120 डेज तक, और आफ्टर 120 डेज ये जो आरबीसीज है इनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जो डैमेज्ड आरबीसी है उनको भी ब्रेक किया जाता है। अब ये कहाँ पे ब्रेक होंगे? वो होंगे स्प्लीन में। और स्प्लीन में जब ये इन आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा तो एक पिगमेंट प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है बाइल्यूरुबिन। ठीक है, तो ये पिगमेंट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो चुका है, स्प्लीन ने इन आरबीसी का ब्रेकडाउन करके बाइल्यूरुबिन प्रोड्यूस कर दिया है। अब ये बाइल्यूरुबिन आएगा लिवर के पास और लिवर से ये बॉडी के बाहर चला जाएगा। बट अगर ये बाइल्यूरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आरबीसीज है ये आरबीसी बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में डैमेज हो रही है। मतलब क्या है? एबनॉर्मेलिटी बॉडी में आई है। हमें कैसे पता चला? इस सीएमपी टेस्ट से बाइल्यूरुबिन की अगर हम टेस्ट करेंगे और बाइल्यूरुबिन का जो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आया है, इसका मतलब क्या है? जो आरबीसीज है उसको ज़्यादा ब्रेक किया जा रहा है बॉडी से, स्प्लीन से, तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो इन सारे सब्सटेंसेस में अगर लेवल बढ़ती है या फिर कम हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये मैंने इस चार्ट पे दिया है। तो पहला जो एंजाइम है वो है एएलपी। तो इसकी अगर हाई लेवल हो जाती है, उसके नॉर्मल रेंज से अगर वो ज़्यादा आता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है वो है बाइल डक्ट ब्लॉकेज। तो जो बाइल लेके जाने वाली जो डक्ट होती है जो लीवर से निकली है उसमें ब्लॉकेज हो सकता है अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो। दूसरा जो है डिसीज वो रहेगा कायरोसिस। जो एएलपी की लेवल अगर बढ़ गई है तो कायरोसिस हो सकता है। कायरोसिस मतलब लीवर डैमेज। तो लीवर डैमेज हो रही है, ये एक इंडिकेशन हो सकता है एएलपी अगर बढ़ गया है तो। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, या फिर गॉल ब्लैडर जो है जो बाइल को स्टोर करके रखता है लीवर के अंदर, तो वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है, सूजन आ चुकी होगी, ऐसे हम गेस करेंगे एएलपी अगर बढ़ गया है तो। या फिर नेक्स्ट है गैलस्टोन्स, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस ये भी लीवर का इन्फेक्शन है या फिर लीवर पे सूजन आई है, ये एक इंडिकेशन होता है। हिपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फेक्शन। उसके बाद है मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस दैट मीन्स जो वायरल इन्फेक्शन होता है जो सलाइवा से स्प्रेड होता है। सो मोनोन्यूक्लियोसिस को किसिंग डिसीज भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो रहेगा वो है पैगेट्स डिसीज। तो अगर एएलपी की लेवल हमारे बॉडी में बढ़ गई है, हाई लेवल अगर आ गया है, तो यहाँ पे ये सारे डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं और हर एक डिसीज़ की अलग अलग फिर आगे जाके कन्फर्मेटरी टेस्ट की जाती है। और अगर इस एएलपी की लेवल जो है वो अगर कम आती है
तो कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? सो लो लेवल के प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो पहला जो है वो है बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या फिर माल न्यूट्रिशमेंट, या फिर जिंक डेफिशिएंसी। तो ये सारे डिसीजेस हो सकते हैं लो लेवल अगर आती है एएलपी की। नेक्स्ट जो है एंजाइम वो है एएलटी। अब इसमें भी क्या होगा? तो पहला जो दिया है मैंने कायरोसिस, कायरोसिस मतलब ही लिवर डैमेज, उसका दूसरा रहेगा हिपेटाइटिस, लिवर कैंसर या फिर लिवर डैमेज। तो हाई लेवल अगर आती है तो ये प्रॉब्लम होंगे, और अगर लो लेवल आती है तो कंसिडर नॉर्मल। तो ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, इसका मतलब पेशेंट नॉर्मल है। अगर एएलपी कम भी आता है तो भी इसका मतलब क्या है कि पेशेंट ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है एएसटी। अगर एएसटी बढ़ गया है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो पहला फिर से कायरोसिस, हार्ट कंडीशन, हिपेटाइटिस, या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसे हमने क्या कहा था? किसिंग डिसीज। और अगर इसकी लेवल अगर कम आ जाती है, अगर यही जो एएसटी है, एएसटी की लेवल अगर कम आ जाएगी तो फिर तो भी लो लेवल आने के बाद कंसिडर नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है। और इसका मतलब एबनॉर्मल आरबीसी डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसे हम हीमोलाइसिस कहेंगे। या फिर नेक्स्ट हो सकता है एडवर्स मेडिकेशन रिएक्शन, बाइल डक्ट ब्लॉकेज, गिबरलिन सिंड्रोम, या फिर हिपेटाइटिस। तो ये सारे डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं अगर बाइल्यूरुबिन की लेवल ज़्यादा है। और अगर नॉर्मल आ गई तो नॉट अ कंसर्न, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल होना एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी सीएमपी टेस्ट। तो सीएमपी टेस्ट से हमें क्या क्या पता चलता है? सीएमपी टेस्ट से हमें ये सारे एंजाइम्स पता चलते हैं, अगर इनकी लेवल बढ़ गई या फिर कम हो गई तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हमने इस चार्ट में कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट ब्लड टेस्ट देखेंगे जो कि है लिपिड पैनल। लिपिड टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द लेवल ऑफ टू टाइप ऑफ कोलेस्टेरॉल इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में दो टाइप के कोलेस्टेरॉल होते हैं, तो उनकी जो लेवल है वो एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है, वो चेक करने के लिए लिपिड पैनल टेस्ट होती है। तो सबसे पहला जो कोलेस्टेरॉल रहेगा वो रहेगा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट मीन्स HDL। अब HDL जो होता है उसे गुड कोलेस्टेरॉल भी कहा जाता है। अब इसे गुड कोलेस्टेरॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें ब्रेक करके वेस्ट के फॉर्म में ये हमारे बॉडी से बाहर भेज देते हैं। मैंने क्या कहा? HDL जो कोलेस्टेरॉल है ये क्या करता है? हार्मफुल टॉक्सिन्स मटेरियल पे ऊपर एक्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन करेगा और एज अ वेस्ट मटेरियल उन्हें बॉडी से बाहर निकाल देता है। सो इस वजह से HDL को गुड कोलेस्टेरॉल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कोलेस्टेरॉल का टाइप है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट मीन्स LDL, जिसे बैड कोलेस्टेरॉल भी कहा जाता है। अब इसको बैड कोलेस्टेरॉल क्यों कहते हैं? मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल से ऐसे नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है, बट अगर हमारे बॉडी में ये बैड कोलेस्टेरॉल, दैट मीन्स ये जो LDL है, अगर ये बढ़ गया तो ये क्या होगा? इस ब्लड वेसल में यहाँ पे कहीं पे भी आके ये अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा? ये जो नॉर्मल ब्लड फ्लो था ये अभी नॉर्मली नहीं जा पाएगा, आगे ब्लड नॉर्मली नहीं जा पाएगा। सो इस वजह से पेशेंट में हार्ट डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस वजह से इसको बैड कोलेस्टेरॉल कहा है। तो ये जो टेस्ट होती है लिपिड पैनल टेस्ट, तो इस लिपिड पैनल टेस्ट में पता चलता है कि पेशेंट में जो कोलेस्टेरॉल है तो उसकी नॉर्मल लेवल क्या है, वो बैड कोलेस्टेरॉल है या फिर गुड कोलेस्टेरॉल है। तो इसकी जांच की जाती है और डॉक्टर को पता चलेगा कि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है या फिर नहीं, कोलेस्टेरॉल लेवल देख के, ठीक है। तो ये लिपिड पैनल टेस्ट रहेगी। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी थायराइड पैनल, या फिर उसे ही थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड जो है हमारे नेक पोर्शन में, जो थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप की, तो वो थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, वो प्रॉपरली उसका जो हार्मोन है वो प्रोडक्शन वहाँ पे प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये जांच यहाँ पे की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, जो कि है थायरोक्सिन, दूसरा रहेगा ट्राई आयोडोथायरोनिन, एंड तीसरा रहेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स है इनकी जो नॉर्मल लेवल है, तो ये नॉर्मल लेवल है या फिर बढ़ गई है या फिर कम हो गई है, ये भी पता चलता है इस थायराइड पैनल से। अगर एबनॉर्मेलिटी आती है तो एबनॉर्मेलिटी से क्या पता चलता है पेशेंट में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम दिए हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है थायराइड ग्रोथ डिसऑर्डर हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हुआ है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी।
कम हुआ है तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट है लो प्रोटीन लेवल भी यहाँ से पता चलता है, या फिर एबनॉर्मल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। सो इस वजह से ये थायराइड पैनल टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थायराइड का प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं ये पता चलता है। नेक्स्ट जो ब्लड टेस्ट रहेगी वो रहेगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्ट, दैट मीन्स STI टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, मोस्ट STI आर डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट। तो मोस्टली ब्लड टेस्ट से डायग्नोस किया जाता है, और ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कंबाइन, या फिर कभी कभी ब्लड और यूरिन टेस्ट कंबाइन करके भी ये डायग्नोस किया जाता है कि पेशेंट में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ है या फिर नहीं। Some of the common STIs that can be identified using the blood test are, तो यहाँ पे डिसीजेज दिए हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ब्लड टेस्ट से कौन कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो है गोनोरिया, हर्पीज, HIV, सिफेलिस या फिर क्लैमाइडिया। तो ये सारे हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो ये डिसीजेस पता किए जाते हैं इस टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट रहेगी वो है कोएगुलेटिंग पैनल, कोएगुलेशन पैनल। अ कोएगुलेशन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर ब्लड टू क्लॉट एज वेल एज हाउ इफेक्टिव इट क्लॉट्स। इसका मतलब क्या है, तो हमें पता है अगर कभी हमें इंजुरी हो जाती है, मान लो ये ब्लड वेसल है और यहाँ से अगर ये रप्चर हो गई है तो यहाँ से ऐसे ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। बट ये दिन भर चलता रहता है क्या, नहीं, ये कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पे ऐसे क्लॉट बन जाएगा और ब्लड बाहर आना स्टॉप हो जाएगा। इस ब्लड वेसल से, उस इंजुरी से ब्लड बाहर आना स्टॉप हो जाएगा। तो वो कौन करता है, हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होता है, प्रोटीन और प्लेटलेट्स, ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो यहाँ पे क्लॉट्स बन जाएंगे और ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ओके अब ये जो टेस्ट है इसमें पता चलता है कि क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रॉपरली काम करेगा या नहीं, कब काम करेगा, कितने देर में वो काम करेगा, कितने स्लो काम करेगा, कितने फास्ट काम करेगा। तो ये सारा इस टेस्ट से पता चल जाता है। क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वाउंड हीलिंग। However, if a clot forms in an artery or veins, it can block the blood flow to vital organ and cause health issue. But अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लॉट बन गया है तो क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं होगा। सो इस वजह से इस टेस्ट से पता चलता है कि क्लॉटिंग फैक्टर कितने देर में काम करता है और कितना काम करता है, ठीक है। सो जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये नॉर्मल आर्टरी है और ये नैरो हो चुकी आर्टरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लग्स फॉर्म हो चुके हैं। सो द रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट हेल्प्स डॉक्टर डायग्नोज। अब इस टेस्ट से क्या डायग्नोज किया जाता है, तो अलग अलग डिसीजेज डायग्नोज किए जाते हैं। जैसे कि पहला है हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, क्लॉट्स जल्दी नहीं बनते हैं। दूसरी जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी लिवर कंडीशन, विटामिन K डेफिशिएंसी अगर हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ल्यूकेमिया, और लास्ट जो है थ्रोम्बोसिस। तो ये सारे जो ब्लड डिसीजेस है इस टेस्ट से पता चलेगा कि क्लॉट्स कब फॉर्म होंगे, कितना फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रहेगा क्लॉटिंग पैनल। नेक्स्ट जो ब्लड टेस्ट रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रोलाइट्स पैनल। दिस ब्लड टेस्ट हेल्प मेजर द लेवल ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में अलग अलग मिनरल्स है तो उनकी लेवल एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल है, ये टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट होती है। एनी इम्बैलेंस इन दिस लेवल में इंडिकेट प्रॉब्लम विद अ वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी, लंग्स और हार्ट। अगर इसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन्स जो है, वहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो हमें पहले ही पता चलेगा कि मिनरल की लेवल कम हो चुकी है, तो डॉक्टर उसे कुछ टैबलेट्स देंगे, मिनरल का जो लेवल है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट से हमें मिनरल की लेवल पता चलती है। अलॉन्ग विथ ऑल द पैरामीटर्स इन द BMP CMP, दिस टेस्ट ऑल्सो चेक द मैग्नीशियम एंड अनायन गैप लेवल। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की भी लेवल चेक की जा सकती है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एलर्जी टेस्टिंग। एन एलर्जी ब्लड टेस्ट कैन आइडेंटिफाई इंक्रीज लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो एंटीबॉडी ई है, तो उसकी रेंज चेक की जाती है एलर्जिक टेस्ट से, ठीक है। इसकी अगर लेवल बढ़ गई है तो एलर्जिक टेस्ट से पता चलेगा कि IgE जो है, एंटीबॉडीज जो है, उसकी लेवल बढ़ चुकी है। इट कैन हेल्प्स डिटेक्ट एलर्जीज फॉर सच एज पोलन, पेट्स, वेरियस फूड आइटम। तो इससे जो एलर्जिक सब्सटेंसेस होते हैं तो वो आइडेंटिफाई किया जाता है एलर्जिक टेस्ट से, ठीक है। और लास्टली यहाँ पे मैंने दिया है ऑटो इम्यून डिसीजेस के लिए टेस्ट। एन ऑटो इम्यून डिसीज इज अ रिजल्ट ऑफ इम्यून सिस्टम accidentally attacking body instead of protecting
इट फ्रॉम पैरासाइट, कैंसर एंड वायरसेस। अभी इसका मीनिंग क्या है? तो ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब क्या है? आपको आपकी इम्यून सिस्टम पता है, हमें हमारे भी इम्यून सिस्टम पता है। हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है? हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, वायरस या बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे फाइट करती है। ठीक है, ये नॉर्मली होता है, फाइट करती है। बट ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है? हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही हेल्दी सेल को अटैक करती है। उसका काम होता है वायरसेस, बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल को अटैक करना। बट ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है? हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमारे ही जो इम्यून सेल्स है उन्हें ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। सो इस वजह से इसका नाम है ऑटो इम्यून डिसीजेस। तो इसका रीज़न क्या होता है? अननोन रीज़न है, बट ऑटो इम्यून डिसीज़ का यही काम होता है, इस डिसीजेस में नॉर्मल सेल्स को ही ये डिस्ट्रॉय करने लगती है। ठीक है, सो ऑटो इम्यून टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ हुआ है तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, उसके बाद है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सी कॉम्प्लीमेंट ब्लड टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये बेसिक कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ क्या देखा है कि ब्लड टेस्ट जो है, अलग अलग जो ब्लड टेस्ट है उनके बारे में हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज लिया है। बट हमारे आने वाले वीडियोस में हम इन सारे ब्लड टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो इनमें से मुझे लगता है कि ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट है ये बेसिक टेस्ट होती है, रूटीन ब्लड टेस्ट होती है। अगर किसी के बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर जनरली सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो बनाएंगे, आने वाला जो वीडियो रहेगा वो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के ऊपर रहेगा, और धीरे धीरे हम सारे ये जो हमने आज जो देखे हैं ब्लड टेस्ट, तो उनके बारे में डिटेल में जानकारी हम हमारे आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यही तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।